आजकल आप एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। आखिर क्या है ये शब्द डिजिटल अरेस्ट? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल ये एक तरह का हमला है और ये हमला आपके ऊपर वहां होता है जहां आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते या महसूस करते हैं, जैसे कि आपका घर। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई खबरें आजकल आपको लगातार सुनने को मिल रही होंगी, जिसमें लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे स्कैम की खबर सामने आती रही है। अब इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर देशवासियों को सतर्क करते हुए धोखाधड़ी करने वालों से लोगों को सावधान किया है। उन्होंने साफ किया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। सोचिए कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं। अचानक से आपको एक वीडियो कॉल आता है। आपके सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी बैठा हो और वो आपको कहे कि आपके नाम का एक पैकेट मिला है जो किसी देश से भेजा जा रहा था। उस पैकेट में कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। आप कहेंगे कि इस तरह के किसी भी पार्सल या पैकेट से आपका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि आपके दस्तावेज इसमें मिले हैं। आप अपनी सफाई में कुछ भी कहेंगे, वो मानेगा नहीं। वो आपको छोड़ने के लिए कुछ पैसे की पेशकश करेगा। जैसे ही आप डरे और आपने हाँ कहा, उसका काम हो गया। यहीं से शुरू होती है डिजिटल अरेस्ट की कहानी। इस स्कैम को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त और सतर्क है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने न केवल सचेत किया, बल्कि डिजिटल सुरक्षा के बारे में विस्तार से बात भी की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण, रुको, सोचो, एक्शन लो, बताए। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें,
परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। याद रखें, सरकारी एजेंसियां आधिकारिक संवाद के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती। अगर कोई इस तरीके से आपसे संपर्क करता है तो उसकी हकीकत जानने के लिए संबंधित एजेंसी से सीधे तौर पर संपर्क करें। जब कोई सुविधा आती है तो वो अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है। भारत इस वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिहाज से हॉटस्पॉट बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में ही हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत की बादशाहत को पूरी दुनिया ने माना है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा चैलेंज भी सामने आ रहा है और वो है ऑनलाइन फ्रॉड का। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन आने के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हो गई है। भारत में होने वाले 5 सबसे कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड की बात करें तो रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड सबसे कॉमन है। स्कैमर्स आमतौर पर खुद को बैंक कर्मचारियों के रूप में पेश करते हैं जो एक निश्चित सेवा को एनेबल करना चाहते हैं या आपके फोन पर किसी परेशानी को हल करना चाहते हैं। लोग अक्सर जल्दबाजी में धोखेबाज द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप उन्हें एक्सेस देते हैं, स्कैमर्स संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, सेव किए गए पासवर्ड, बैंकिंग क्रेडेंशियल आदि प्राप्त करके काम पर लग जाते हैं। UPI यूजर को स्कैमर अक्सर ऐसे मैसेज भेजते हैं जिसमें उन्हें शानदार डील ऑफर की जाती है। इसके बाद वो थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या वो ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोडक्ट को बुक कर सकते हैं। इसके बाद यूजर खुशी खुशी उनको पेमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं और स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। ज्यादातर स्कैमर्स ग्राहकों को संपर्क करके उनसे QR कोड को स्कैन करने के लिए कहते हैं। स्कैमर्स लोगों को उनके फोन पर बैंकिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए आश्वस्त करते हैं और जैसे ही यूजर कोड को स्कैन करते हैं, उनके अकाउंट से स्कैमर पैसे चुरा लेते हैं। स्कैमर संस्थाओं से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर यूजर्स को बरगला सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ई-कॉमर्स के नए ग्राहक ऐसी वेबसाइट्स को पहचान करने और लेन देन को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया पर ऐसी वेबसाइट्स का URL मिलना आम बात है। इसके अलावा स्कैमर यूजर को SMS ब्रॉडकास्ट करने के लिए बल्क मैसेजिंग सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी आम तौर पर तब होती है जब हैकर्स पैसे चुराने या खरीदारी करने के प्रयास में लोगों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विवरण धोखे से हासिल कर लेते हैं। फर्जी कैश ऑन डिलीवरी, कैश कराने के नाम पर OTP शेयर कर धोखाधड़ी की जाती है। EMI सेटल कराने के नाम पर सेटलमेंट प्रोसेस के लिए एडवांस पैसा जमा कराने के नाम पर ठगी होती है। इसी तरह की ठगी सिम स्वैपिंग के जरिए हो रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप हैक करके रिश्तेदारों से बात करके पैसे की मदद मांगकर ठगी की जाती है। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानकारी कम होने के कारण अधिकांश लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। थोड़ी सावधानी से इससे आसानी से बचा भी जा सकता है। देश में हर दिन साइबर क्रिमिनल्स की ओर से लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आमतौर पर ठग लोगों को बहला फुसलाकर या डराकर निजी जानकारियां हासिल कर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। हाल के दिनों में नागरिकों को कई धोखाधड़ी वाले कॉल्स आ रहे हैं
जो अक्सर देखने में भारतीय मोबाइल नंबर जैसे दिखाई देते हैं। असल में ये कॉल विदेशों में एक्टिव साइबर अपराधियों की ओर से हेराफेरी से किए जाते हैं। ये अपराधी कॉल की सही पहचान को छिपाने के लिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट होने, फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों की धमकियों और यहां तक कि फर्जी सरकारी अधिकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी बनकर धोखाधड़ी से जुड़ी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। इन मामलों में ड्रग्स, नशीले पदार्थों और सेक्स रैकेट से जुड़े होने के झूठे आरोप शामिल हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर एक उन्नत प्रणाली शुरू की है, जो भारतीय दूरसंचार ग्राहकों तक पहुंचने से पहले आने वाली अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रणाली को 2 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में अपने स्वयं के ग्राहकों के फोन नंबरों से नकली कॉलों को रोकने के लिए टीएसपी स्तर पर, दूसरे में अन्य टीएसपी से ग्राहकों के नंबरों से नकली कॉलों को रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर अमल किया जाएगा। पहले चरण में अब तक सभी 4 टीएसपी ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। 40,50,000 से अधिक स्पूफ कॉल में से लगभग 1/3 को भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में आने से रोका जा रहा है। अगले चरण में एक केंद्रीकृत प्रणाली को शामिल किया जाएगा, जो सभी टीएसपी में स्पूफ कॉल को खत्म कर देगी। इसके जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। साइबर धोखेबाज जनता को धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और बनाते रहते हैं। दूरसंचार विभाग इन नए तरीकों की रिपोर्ट होने पर दूरसंचार उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए समय रहते कदम उठा रहा है। तेजी से विकसित हो रही तकनीक के इस दौर में दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि इन मजबूत सुरक्षा उपायों के बावजूद अभी भी ऐसे मामले हो सकते हैं जहां धोखेबाज दूसरे तरीकों से सफल हो जाते हैं। ऐसे मामलों में दूरसंचार विभाग नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि दूरसंचार विभाग को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की पहचान करने और रोकथाम में मदद मिल सके। इससे नागरिकों को छद्म पहचान, शोषण से बचाने और संभावित खतरों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सरकार ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां विकसित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट परियोजना शुरू की है। दूरसंचार विभाग ने नागरिक केंद्रित संचार साथी पोर्टल विकसित किया है, जो दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अवांछित वाणिज्यिक संचार की रिपोर्ट करना, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों के बारे में जानना, उन मोबाइल कनेक्शनों को काटने के लिए रिपोर्ट करना जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या जो उन्होंने नहीं लिए हैं, चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल हैंडसेट की सूचना, ब्लॉकिंग और ट्रेसिंग के लिए देना, नया या पुराना उपकरण खरीदते समय मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करना, भारतीय टेलीफोन नंबर से प्राप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल को कॉलिंग लाइन पहचान के रूप में रिपोर्ट करना शामिल है। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए हितधारकों के बीच दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एक ऑनलाइन सुरक्षित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। वर्तमान में दूरसंचार विभाग की फील्ड यूनिट सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता, गृह मंत्रालय, 460 बैंक और वित्तीय संस्थान, 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और अन्य हितधारक इस प्लेटफॉर्म पर हैं। ये प्लेटफॉर्म दूसरी बातों के साथ साथ डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल कनेक्शनों की सूची को वास्तविक समय के आधार पर होस्ट करता है, साथ ही डिस्कनेक्ट होने के कारणों को भी बताता है, जिससे हितधारक इन मोबाइल नंबरों से जुड़ी संबंधित सेवाओं को बंद करने सहित उचित कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। दूरसंचार विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों का उपयोग करके
फर्जी या जाली दस्तावेजों पर लिए गए मोबाइल कनेक्शनों या किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित सीमा से अधिक लिए गए मोबाइल कनेक्शनों की पहचान की है। धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूरसंचार संसाधनों और मोबाइल हैंडसेटों के साथ साथ ऐसे मोबाइल कनेक्शनों को दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र से हटाया जा रहा है। दूरसंचार विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में फर्जी या जाली दस्तावेजों पर लिए गए 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं। देश के साइबर अपराध हॉटस्पॉट या जिलों में साइबर अपराधियों की ओर से उपयोग किए जाने वाले 33,48,000 मोबाइल कनेक्शनों को काटने और 49,923 मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई है। व्यक्तिगत रूप से निर्धारित सीमा से अधिक 77,61,000 मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं। साइबर अपराध या धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल करीब 2,30,000 मोबाइल फोन्स को पूरे भारत में ब्लॉक किया गया है। चोरी या गुम हुए 21 लाख से अधिक मोबाइल फोन में से लगभग 12 लाख का पता लगाया गया है। गलत भावना से एसएमएस भेजने में शामिल लगभग 20,000 संस्थाओं, 32,000 एसएमएस हेडर और 2 लाख एसएमएस टेम्पलेट्स को डिसकनेक्ट किया गया है। पेमेंट वॉलेट्स की ओर से लगभग 11 लाख खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जो फर्जी या जाली दस्तावेजों के आधार पर लिए गए डिसकनेक्टेड मोबाइल कनेक्शनों से जुड़े थे। लगभग 11 लाख व्हाट्सएप प्रोफाइल या अकाउंट व्हाट्सएप द्वारा बंद कर दिए गए हैं, जो फर्जी या जाली दस्तावेजों पर लिए गए डिसकनेक्ट किए गए मोबाइल कनेक्शन से जुड़े थे। 71,000 से अधिक पॉइंट ऑफ सेल यानी सिम एजेंट को काली सूची में डाल दिया गया है। कई राज्यों में 365 एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं आम हो गई हैं। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है। हालांकि बेहद कम लोगों को मालूम होता है कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएं तो उसकी शिकायत कैसे की जाए। तो बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत सीधे पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए या फिर इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है। इसे खासतौर पर साइबर क्राइम के मामलों को रिपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हुए फ्रॉड पर तत्काल कार्रवाई करके मामले का निपटारा किया जाए तो आपको घटना के 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिससे पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सके। ऐसे में हो सकता है कि आपके साथ हुए फ्रॉड के पैसे तुरंत मिल जाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार की साइबर अपराध घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए नागरिकों को एक केंद्रीकृत तंत्र प्रदान करने के लिए 30 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का संचालन किया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई घटनाएं उन्हें एफआईआर में बदलना और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसी की ओर से नियंत्रित किया जाता है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। ये मॉड्यूल एक एकीकृत मंच प्रदान करता है जहां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सभी प्रमुख बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान वॉलेट, क्रिप्टो एक्सचेंज और ई कॉमर्स कंपनियों सहित सभी हितधारक त्वरित निर्णायक और सिस्टम आधारित सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। पीड़ित के खाते से साइबर जालसाज के खाते में पैसा जाने से रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार जब्त किया गया पैसा उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित को वापस कर दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी की आय को रोकने के लिए धोखेबाजों की ओर से दुरुपयोग किए जा रहे विभिन्न वित्तीय चैनलों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू की गई है। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत के बाद से दिसंबर 2023 तक करीब 13 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।
अब तक 3,80,000 से अधिक शिकायतों पर 930 करोड़ से अधिक की वित्तीय राशि की बचत हुई है। नागरिक संचार साथी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चक्षु सुविधा पर ऐसी कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ी कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों के बारे में स्क्रीनशॉट, प्राप्ति का माध्यम, वांछित धोखाधड़ी की श्रेणी, ऐसे संदेश प्राप्त करने की तिथि और समय सहित विवरण प्रदान करना होता है। रिपोर्ट का एक ओटीपी आधारित सत्यापन किया जाएगा। चक्षु सुविधा नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुविधा संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करके संभावित धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम में मदद करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान से बचाया जा सकता है। इसी तरह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने दुर्भावनापूर्ण इनकमिंग कॉल रोकने और साइबर अपराधों और धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए सक्रिय अभियान चलाया है। विभाग ने नागरिकों को ऐसी फ्रॉड इनकमिंग कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें *401# और उसके बाद किसी अज्ञात मोबाइल नंबर को डायल करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से नागरिक के मोबाइल से किसी अज्ञात मोबाइल नंबर पर बेरोक-टोक कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है। इससे सभी इनकमिंग कॉल धोखेबाज व्यक्ति को मिलने लगते हैं और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। धोखेबाज व्यक्ति दूरसंचार ग्राहक को कॉल करता है और उनके दूरसंचार सेवा प्रदाता का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या तकनीकी सहायता कर्मचारी होने का ढोंग करता है। धोखेबाज व्यक्ति ग्राहक से कहता है या तो उनके सिम कार्ड में कोई समस्या है या नेटवर्क या सेवा की गुणवत्ता से संबंधित कोई समस्या है और उस समस्या को ठीक करने के लिए उन्हें एक विशिष्ट कोड डायल करना होगा। ये कोड आमतौर पर *401# से शुरू होता है और उसके बाद एक मोबाइल नंबर होता है। ग्राहक के ऐसा करने के बाद उनके मोबाइल फोन से बेरोक-टोक कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है और उनके फोन पर आने वाली सभी कॉल धोखेबाज व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। इसके बाद धोखेबाज व्यक्ति सभी इनकमिंग कॉल प्राप्त करता है और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों को कभी भी *401# डायल करने के लिए नहीं कहते हैं। अपने मोबाइल फोन की सेटिंग की जांच पर पता लगाएं कि कहीं कॉल फॉरवर्डिंग तो चालू नहीं है तथा ऐसा होने पर तुरंत कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करें। इस सुविधा का उपयोग केवल आवश्यकता होने पर ही करें। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.